नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा शर्मा दूरदर्शन केंद्र से आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंघल जी, जो कि आईईटी प्रोफेसर हैं, साथ ही पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा का विषय है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी विभागों को देश के जनता से जोड़ा जाए। साथ ही वो यह भी देखती है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सारी सरकारी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से देश के जनता तक पहुंचे। तो आइए इसी विषय में आईईटी प्रोफेसर से इस बारे में चर्चा करते हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा 2015 में चालू की गई सेवा है। डिजिटल इंडिया बेसिकली क्या चीज़ है? डिजिटल इंडिया अगर हम देखें तो ये मेनतः भारतीय नागरिकों के लिए एवं उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा चालू की गई है। इसमें अगर हम देखें तो राज्य सरकार एवं भारत सरकार की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको सबको ऑनलाइन करना एवं जिससे कि शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सेवा मिल सके। इसके मूलतः 3 डोमेन है। एक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, दूसरा है डिजिटल सर्विसेज को डिजिटली माध्यम से सभी नागरिकों तक पहुंचाना, और नागरिकों में लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इसमें मूलतः जो मेन इसके उद्देश्य हैं वो तो नागरिकों के लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें किस तरह से छात्रों को एवं स्टार्टअप्स को और आगे प्रोत्साहन करना, ताकि वो अब जो भी समस्याएं हैं, जो मतलब भारत सरकार के सामने आती है या जो भी इंडस्ट्री के सामने आती है या जो छोटे मध्यम उद्योगों के सामने आती है, उन समस्या को निदान करना भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे स्मार्ट सिटी हो गया, इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर आ गया, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद स्मार्ट आपका बिल्डिंग्स आ गई हैं, और इसके बाद स्मार्ट रूरल आ गया है, स्मार्ट हेल्थ आ गया है, स्मार्ट इन्वायरमेंट आ गया है। ये सभी डिजिटल इंडिया के अंदर का आते हैं, और नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी के अंतर्गत ये सभी एक हम बोल सकते हैं नेशनल ई गवर्नेंस के अंदर ही ये सभी समाहित किए गए हैं। जी सिंघल जी, डिजिटल इंडिया से भारतीय छात्रों को या युवाओं को कितना फायदा पहुंचा है? देखिए, भारतीय छात्रों और युवाओं को इससे बहुत फायदा होने वाला, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत के अंदर 50% आबादी जो है वो युवाओं की है, और हम ये बोल सकते हैं कि 60% जो आबादी है वो 35 वर्ष से कम नागरिकों की है। तो हम अगर देखें तो इसमें काफ़ी स्कोप है। अगर हम देखें तो डिजिटल इंडिया के काफ़ी आयाम हैं। अगर हम आयामों की बात करते हैं तो इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसके बाद ऐप डेवलपमेंट है, उसके बाद अगर हम देखें तो बैकएंड में आपका सर्वर मेंटेनेंस है, उसके बाद अगर हम देखें तो और इसमें मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स हैं। तो ये बहुत सारे जो आयाम हैं ये सभी डिजिटल इंडिया के अंदर समाहित किए गए हैं। तो अगर हम देखें तो सभी सर्विसेज जो हैं वो सारे अब ऑनलाइन होने की आवश्यकता है, या हो भी रही धीरे धीरे, और काफ़ी हद तक इसमें भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। तो युवा को काफ़ी मौका है कि वो अपने स्किल सेट को बढ़ावा करके या स्किल सेट बढ़ाकर वो इन तरह की स्किल्स को अपना के अपना योगदान डिजिटल इंडिया में दे सकते हैं। और इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ जो कि केंद्र शासन द्वारा संचालित होती है या जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, वहाँ पर भी इसके लिए काफ़ी कोर्सेज चालू किए गए हैं। IoT आधारित कोर्सेज चालू किए गए हैं, IT आधारित कोर्सेज चालू किए गए हैं, और सॉफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आधारित कोर्सेज चालू किए गए हैं, जिनसे कि उनको उस क्षेत्र में अपने स्किल बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अगले 3 से 4 साल में भारत सरकार का ये एक
उद्देश्य है, या हम बोल सकते हैं ये एक टारगेट है कि वो 40 लाख युवाओं को इस स्किल सेट्स में अपना स्किल सेट्स बढ़ावा करके वो अपना योगदान दे सके। जी, हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के स्तंभ हैं, तो क्या है वो स्तंभ डिजिटल इंडिया के? डिजिटल इंडिया के स्तंभ में अगर हम देखें तो इसमें जो मूलतः जो स्तंभ है वो है पहला ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। जी। अगर हम देखें तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक आवश्यक या हम बोल सकते हैं आवश्यकता है एक किसी भी गांव को या किसी भी शहर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जी। अगर मैं उदाहरण तौर पे आपको बताऊं तो पिछले 5 से 6 साल में करीबन 30 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर गांवों तक पहुंचाए गए हैं, जिससे करीबन 1.25 करोड़ गांव इससे लाभान्वित हुए हैं। जी। और अगर हम और देखें तो 12,000 पोस्ट ऑफिस जो हैं वो सभी डिजिटली कनेक्ट हो गए हैं। जी। एक और अगर इसके और स्तंभ की बात करते हैं हम तो मोबाइल कनेक्टिविटी, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हर जगह नहीं हम डाल सकते हैं, तो मोबाइल कनेक्टिविटी होना 3G नेटवर्क के द्वारा या 4G नेटवर्क के द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी होना ये भी एक बहुत आवश्यक है, तो ये दूसरा स्तंभ हो गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो और जो स्तंभ है उसमें एक ई क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें स्तंभ है। ई क्रांति का मतलब है कि जितनी भी भारत सरकार की जो सरकारी सेवा हैं या राज्य शासन की जो भी सेवा हैं उनको डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारे ऐप भी डेवलप किए गए हैं, जैसे कि उमंग ऐप है या डिजी लॉकर ऐप है, जिससे कि केंद्र शासन या केंद्र की सेवाएं और राज्य की सेवाएं जितनी भी सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें अगर हम और आगे देखते हैं तो इसके अंदर हम देखें तो जॉब्स के लिए आईटी का क्या इंपॉर्टेंस है, या हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस पे भी काफी फोकस दिया गया है। देखिए अगर हम देखें तो डिजिटल इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सेवाएं या इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें अगर और देखें तो मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो गई, आपका डिजिटल लिटरेसी हो गई, ई क्रांति हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम देखें तो स्मार्ट सिटीज या स्मार्ट विलेजेस बनाना, ये भी एक डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुन्नी, मुन्नी, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट मूल्यों पे सेट। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भूकंप से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। अगर हम बात करें पिछड़े गांवों की, जहां पर अभी तक डिजिटली जुड़ नहीं पाए लोग एक दूसरे से, तो उन लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे जुड़े डिजिटल इंडिया से? देखिए, डिजिटल इंडिया से जुड़ने के लिए अगर गांवों की बात करें तो गांवों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत आवश्यक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी गांवों में पहुंच चुका है और काफ़ी गांवों में अभी ये पहुंच रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काफ़ी ई पंचायतों में या पंचायतों में पहुंच चुकी है। काफ़ी पंचायतें आपके जो है वो डिजिटली एक्टिव हो चुकी है, वहाँ पे काफ़ी कुछ काम डिजिटली हो रहा है। साथ ही साथ अगर आम जनता को डिजिटली वहां पर जुड़ना है तो उनको सबसे आवश्यक है उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आजकल काफ़ी स्मार्टफोन जो है उसमें काफ़ी फीचर्स आ रहे हैं, बहुत एलिमेंट्री फीचर्स आ रहे हैं, जिससे आप
केंद्र शासन की जो भी ऐप हैं उनसे जुड़ के आप डिजिटल इंडिया के जो भी कार्यक्रम है उनका लाभ ले सकते हैं। अगर आप डिजिटल इंडिया में जुड़कर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना आधार जो है उस पर रजिस्टर कराना पड़ेगा, और अगर आप नेटवर्क से जुड़कर अगर कुछ अपना टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं तो उससे आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप वहां पर अपना कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। जी, अभी आपने बातों में कहा कि IoT, क्या होता है ये IoT? देखिए, IoT जो होता है कि एक नेटवर्क क्या होता है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क कुछ डिवाइसेस का कनेक्शंस होता है। अगर हम नेटवर्क की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन जो कि वायर के द्वारा होता है या वायरलेस के द्वारा होता है, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अभी जो हम नेटवर्क की बात करते हैं उसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब हम वायर्ड या वायरलेस कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी डिवाइसेस हैं, अगर हम उनको आपस में कनेक्ट कर किसी की भी सुविधा को बढ़ाना चाहते हैं या किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो वो एक IoT होता है। तो IoT हम बोल सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ एम्बेडेड डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू सम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब इसमें क्या है कि जो मशीन है वो दूसरी मशीन से कनेक्टेड रहेगी बिना किसी व्यक्ति के इंटरवेंशन के, मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग या व्यक्ति का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। वो मशीन दूसरी मशीन से आपस में बात कर सकती है और वो जो भी कोई भी डेटा है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग हो सकती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लिया कि कोई भी व्यक्ति है वो शाम को कार्य करके अपने घर पे जाता है और उसे उसको अपनी चाय पीनी है, लेकिन उसके घर में दूध खत्म हो गया, वो चाय नहीं बना पाता, बैचलर व्यक्ति है, तो अब वो चाय कैसे बनाएगा? तो अब यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट आया कि स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का, जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो दूध का स्टॉक जैसे ही खत्म होता है वो स्मार्टफोन पे एक मैसेज भेज देता है कि यहाँ पर दूध खत्म हो चुका है, तो आप वो दूध डिलीवर कर दीजिए। तो जैसे ही वो घर पे पहुंचता है उसके दरवाजे पे वो दूध की डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक IoT का एग्जाम्पल है जिससे हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारी समस्या है वो सॉल्व की जा सकती है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। दूसरा एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको कि वियरेबल डिवाइसेस। अब वियरेबल डिवाइसेस क्या होते हैं? अगर हम आज के हेल्थ सिनेरियो की बात करते हैं तो आजकल काफ़ी तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हैं। लाइफस्टाइल डिजीज में अगर आपको देखें तो ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया या हार्ट की समस्या हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि त्वरित उपचार बहुत आवश्यक होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को त्वरित उपचार मिलता है तो उसके बचने की एवं ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो अब ये त्वरित उपचार कैसे दिया जा सकता है? इसके लिए वियरेबल डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है। वियरेबल डिवाइसेस में कुछ डिवाइसेस जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो कुछ अपने मोबाइल फोन में कुछ ऐप डालते हैं जिनसे वो अपनी कैलोरी बर्न कितनी हो रही है उसका वो अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से और भी डिवाइसेस डेवलप किए गए, स्टार्टअप्स ने डेवलप किए हैं और कुछ काफ़ी कंपनियों से डेवलप किए हैं जिसमें जो व्यक्ति है वो उन इस तरह के वेरिएबल डिवाइसेस अपने शरीर पे पहनता है जिससे उनका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या और भी कोई कंडीशन है वो मेजर होने के साथ साथ वो सर्वर पे ट्रांसफर की जाती है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जिसके अंदर कि लगता है कि भाई इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या इनका शुगर लेवल वेरी हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सर्वर पर चल जाती है और वहां से उनको उपचार के जो भी माध्यम है उस माध्यम से उस व्यक्ति को उपचार दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हमारे देश की तो भारत में कितना स्कोप है IoT का? अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में काफी स्कोप है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं चाहे वो कृषि आधारित समस्याएं हों या हम देखें उद्योग से आधारित समस्याएं हों या स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड समस्याएं हों या अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड समस्याएं हों या अगर हम देखें बाजार या लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन रिलेटेड समस्याएं हों या और देखें हम कि हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हों या अगर हम देखें कृषि आधारित समस्याएं हों, तो उस केस में क्या है कि IoT का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि IoT जो है वो बेसिकली जो सेवाएं देती है उसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग या पर्सन का इंटरवेंशन नहीं होता है।
और इस तरह की सेवाएं से क्या होता है कि जो भी डेटा है वो जल्दी पहुंचता है और उस पर त्वरित एक्शन लिया जा सकता है। जी। अगर हम देखें तो आज के सिनेरियो में आया, आज के 2020 की जब हम बात कर रहा हूं, तो आईओटी मार्केट भारत के अंदर 1500 करोड़ का है और करीब 200 करोड़ डिवाइसेस जो हैं आईओटी डिवाइसेस वो आपस में कनेक्टेड हैं और इससे करीबन 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आईओटी हम बोल सकते हैं डिजिटल इंडिया को परिपूर्ण करने का एक सहयोग है, सहयोग तत्व है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे डिजिटल इंडिया का जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर पूर्ण करना है तो आईओटी एक उसमें योगदान दे रहा है। जी। अगर हम बात करें अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या आईओटी के लिए भारत तैयार है? आईओटी के लिए भारत तैयार है भी और नहीं भी। अगर मैं है बोलता हूं इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर काफी स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आईओटी का योगदान हो सकता है। जी। आईओटी के योगदान में अगर हम देखें तो बहुत से क्षेत्र, कृषि क्षेत्र हो गया और हेल्थ क्षेत्र हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्मार्ट सिटी। अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करता हूं तो जैसे 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का यहाँ पर एक मिशन तैयार किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें 7000 करोड़ से ज्यादा का फंड है। अब स्मार्ट सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसमें स्मार्ट सिटी आ जाती है, ग्रीन बिल्डिंग आ जाती है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, स्मार्ट वाटर आ जाता है, देन स्मार्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ जाता है, उसके बाद आपका स्मार्ट सिक्योरिटी आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसमें आईओटी का काफी योगदान हो सकता है। तो स्कोप काफी है भारत के अंदर आईओटी संबंधित, और यहाँ पर काफी क्षेत्र हैं जिनमें आईओटी का यूज हो सकता है। नहीं मैं इसलिए बोलूंगा कि इसमें अभी भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। देखिए शहरी क्षेत्र में तो नेटवर्क का पेनिट्रेशन करीबन 80% है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नेटवर्क पेनिट्रेशन काफी थोड़ा बहुत कम भी है। तो अगर जिस तरह से केंद्र शासन ने जो है विलेजेस को या गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया है और काफी गांव जुड़ भी गए हैं और ये जुड़ते जा रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भविष्य में काफी गांव इससे जुड़ेंगे और गांवों में भी आईओटी के माध्यम से ये स्मार्ट विलेजेस की जो है कल्पना पूर्ण होगी। जी। क्या आईओटी स्मार्ट इंडिया का भविष्य है? एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट इंडिया को ये एक सपोर्ट करता है। स्मार्ट इंडिया में स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज दोनों आते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो भी स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज है उसको सपोर्ट करने के लिए आईओटी है। अब आईओटी अगर हम देखें तो ये बेसिकली 3 या 4 चीजों से बनता है। एक होता है इसके अंदर सेंसर, दूसरा इसके अंदर होता है एप्लीकेशन, तीसरा इसके अंदर डेटा एनालिटिक्स और एक्चुएशन। सेंसर अगर मैं बोलूं तो सेंसर में क्या होता है कि जैसे आप वियरेबल डिवाइस की बात करते हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर ले रहा है वो एक सेंसर हो गया, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर ले रहा है वो एक सेंसर हो गया। और अगर हम सेंसर्स की बात है तो कृषि क्षेत्र में जैसे जो भी मिट्टी है उसके मॉइस्चर को मेजर करना, उसके पीएच को मेजर करना, ये एक सेंसर हो गया। किसी भी जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भाई ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा है, या ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चक्रवात आने की संभावना ज्यादा है, तो वहां पर हम सेस्मिक सेंसर्स लगा सकते हैं या इस तरह के सेंसर लगा सकते हैं जो कि ये मेजर कर सके यहाँ पर हवा का दाब कितना है या यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी कितनी है। तो इस तरह के सेंसर से हम पूर्व में आकलन कर सकते हैं या त्वरित आकलन करके वो सारी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं सर्वर्स पे, और वहां पर जो भी हमारे सर्वर है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो उस पर एक्शन लेके त्वरित हमको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है या यहाँ पर चक्रवात आने की संभावना है। वेदर फोरकास्टिंग जो है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी काफी आईओटी डिवाइसेस यूज की जाते हैं जो कि अपना जो भी तापमान से रिलेटेड या दाब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो सर्वर तक पहुंचाते हैं। तो स्मार्ट इंडिया को परिपूर्ण करने के लिए आईओटी काफी सहयोग करेगा, और स्मार्ट इंडिया अगर परिपूर्ण करना है तो उसमें आईओटी के साथ साथ मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का भी सहयोग रहेगा। डिजिटल इंडिया के उद्देश्य आईओटी से पूरे किए जा सकते हैं? डिजिटल इंडिया के काफी उद्देश्य आईओटी से पूरे किए जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया हम देखें तो डिजिटल इंडिया इज अ सेट, हम बोल सकते हैं कि बड़ा एक सेट है और आईओटी उसका एक सबसेट है। तो आईओटी के माध्यम से काफी समस्याओं को हम
पूरा कर सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर हो गया, एग्रीकल्चर के अंदर हो गया, स्मार्ट जी। सिटी के अंदर, तो इसके अंदर हम इसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं IoT के माध्यम जी। से। अगर हम बात करें विदेश की, तो ग्लोबल IoT के मार्केट में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल IoT मार्केट की अगर हम बात करें तो भारत का इसमें करीबन शेयर जो है वो 6 से 7% है। जी अभी क्योंकि भारत इस क्षेत्र में हाँ डेवलपिंग स्टेज पे है, या हम बोल सकते हैं कि भारत की जो आवश्यकता है वो दूसरे यूरोपीय या अमेरिकी जो देश हैं उनसे अलग है। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क पेनिट्रेशन जी। या ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क का पेनिट्रेशन जी, जी। अंदरूनी क्षेत्रों तक होगा, तो IoT के माध्यम से डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। जी मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूं कि काफी कुछ केंद्र शासन और राज्य सरकार ने इसमें किया है जी। कि विलेजेस को कैसे स्मार्ट बनाया जाए। अब जी। विलेजेस को स्मार्ट बनाने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो सोलर लाइट्स का वहाँ जी। पर यूज होना, या स्मार्ट हाउस बनाना वहाँ पर, जी। या कृषि के अंदर IoT का यूज करना, मॉइस्चर एनालिसिस करना, सॉइल एनालिसिस करना, जी। और फार्मर्स को ये जानकारी देना कि कहाँ पर वर्षा ज़्यादा है तो किस तरह का बीज उनको देना। सो जी। ये सारी जितनी भी जानकारी है ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से दी जा सकती है। और जब हम सॉइल मेजरमेंट की बात करते हैं या मॉइस्चर मेजरमेंट की बात कर सकते हैं तो यहाँ पर IoT काम में आ सकता है। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। Hey Akshay, has everyone understood? Good, very good. Let's do it again. When an earthquake strikes, go to an open place. If you cannot, then first drop down, Cover your head. Hold on to something tightly, or go to a safe corner and cover your head. Learn to protect yourself during an earthquake. Your wisdom lies in your preparedness. Always ensuring your safety. NDMA. भारत सरकार ने IoT के संबंध में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? देखिए, भारत सरकार ने IoT के संबंध में जो इनिशिएटिव लिए हैं वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही किए हैं। नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी बनाई है। नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी के अंदर एक IoT पॉलिसी भी बनाई है। जी IoT पॉलिसी के अंदर अब इसमें यह है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, डिजिटल जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। साथ ही साथ यहाँ पर यह देखना कि किस तरह से IoT से रिलेटेड जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाना है, जी। और किस तरह से IoT संबंधित स्किल्ड मैन पावर डेवलप करना है। जी तो यहाँ पर अब दो चीजें हैं। एक है केंद्र सरकार द्वारा PPP मॉडल जी यूज करते हुए IoT सुविधाएं या IoT से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देना। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, जी। कि किस तरह से IITs और बड़े जो तकनीकी संस्थान है जी। उनको फंडिंग देते हुए IoT टेस्ट बेड डेवलप करना, जी IoT रिलेटेड रिसर्च करना, जी। और IoT रिलेटेड वहां पर पाठ्यक्रम बनाना, ये जी। भी वहां पर चालू किया है। एक है IoT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना। जी केंद्र सरकार ने NASSCOM के साथ मिलकर 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर IoT बनाने का एक प्रण लिया है, जिसके जी। अंदर वहां पर टोटल जो बजट है वो करीबन 180 से 200 करोड़ का है, जी। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ की फंडिंग दी जा रही है। जी। और इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्टार्टअप्स या भारत के नागरिक या स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जी या और भी कोई संस्था है वो सहयोग करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जी। और वहां पर वो प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो कि केंद्र, राज्य सरकार या दूसरे जो भी संस्थान है उनके समस्याओं को दूर कर सके। जी तो यहाँ पर जो है उसमें फंडिंग दी जा रही है, और रिसर्च और डेवलपमेंट की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी अगर हम देखें तो बेंगलोर और गुड़गांव में इनका कार्य चालू हो चुका है। जी सिंदल जी, हम चाहेंगे कि PPP प्रोजेक्ट के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएं। देखिए, PPP का मतलब यह है कि किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में IoT रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और उनकी सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाना। जी अब PPP मॉडल में ऐसा है कि 125 करोड़ का बजट एक बनाया गया है, जिसमें
केंद्र सरकार जो भी आप प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये सुविधा देती है कि वो अपने स्तर पर IoT प्रोडक्ट्स डेवलप करें जी। अब इसमें स्टार्टअप भी हो सकते हैं, कुछ पब्लिक संस्थाएं भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं। PPP मॉडल में जो IoT प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए जा रहे हैं या जो डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जो स्वास्थ्य सुविधा है उनका भी विस्तार करने की आवश्यकता है, तो अधिक जो इसके अंदर स्कोप है वो कृषि एवं स्वास्थ्य के अंदर ज्यादा है और अभी इन पे काफी प्रोडक्ट डेवलप भी किए जा रहे हैं और जो कि इंस्टीट्यूट्स में भी डेवलप किए जा रहे हैं और PPP मॉडल से जो संस्था बनी या केंद्र बने वहां पर भी डेवलप किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा इस मॉडल PPP मॉडल के द्वारा भी फंडिंग देकर प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है जी। डिजिटल इंडिया और IoT आम नागरिक के लिए कैसे फायदेमंद है? देखिए, डिजिटल इंडिया तो एक आवश्यकता है आज की। अगर मैं बोलूं कि डिजिटल इंडिया क्या है, तो डिजिटल इंडिया इज द नीड ऑफ द डे जी। डिजिटल इंडिया जो है वो जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको एक सपोर्ट प्रदान करती है कि जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, मैं सरकारी सेवाएं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगी सभी तरह की सेवाएं जो भारत के अंदर उपलब्ध हैं वो सभी ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल इंडिया के द्वारा प्राप्त की जा सकती है या दी जा सकती है। अब इसमें डिजिटल इंडिया के अंदर जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं उसमें देखूं तो एक सबसे अच्छा फीचर है mygov.in। अब mygov.in जो है वो वेबसाइट है, इसके माध्यम से कोई भी सिटीजन अपनी समस्या, अपने विचार जो है वो सरकार की तरफ रख सकता है। सरकार उसको देख के विचार करके उस पर एक्शन लेके उसके अनुसार अपनी नीति में चेंजेस भी कर सकती है। तो mygov.in भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो भी नागरिक है वो जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के अंदर एक उमंग करके ऐप बनाया गया है। ये जो उमंग ऐप है, इस उमंग ऐप के द्वारा आप अन्य बहुत तरह की सुविधाएं इसमें प्राप्त कर सकते हैं। उमंग ऐप के माध्यम से काफी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो संस्थान है वो उससे जुड़े हुए हैं। मान लिया आपको कोई आधार कार्ड अपडेट कराना है या आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या मान लिया CBSE पे अपनी मार्कशीट लेनी है या मान लिया कि आपको कलेक्ट्रेट अपने शहर के कलेक्ट्रेट में जाके कोई कार्य देखना है या करवाना है, पंचायत से रिलेटेड कुछ कार्य करना है या और भी संस्थान लाइक CBSE हो गया, AICTE हो गया, UGC हो गया, इन सारी संस्थाओं से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वो आपको उमंग ऐप के द्वारा मिल जाती है। इसमें और भी जो एक्सपेक्ट है, जैसे कि ई-साइन करके एक सुविधा है वो भी अवेलेबल है। 2016 के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नाम सुना होगा आपने, वो चालू किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस केंद्रीय शासित कर्मचारियों के लिए चालू की गई है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जो भी शासकीय कर्मचारी वो अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं। इसके बाद ई-हॉस्पिटल आ गया। अब अगर हम देखें तो गांवों के अंदर या जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, वो ई-हॉस्पिटल के माध्यम से और इसमें वेरेबल डिवाइसेस के माध्यम से अपना जो भी शरीर का जो भी उनका जो भी मेजरमेंट है वो पहुंचा सकते हैं और उसके हिसाब से डॉक्टर जो कि वहाँ गांव में नहीं बैठे हैं, वो शहर में बैठे हुए हैं, वो उसको डायग्नोस करके उसके अनुसार वो परामर्श कर सकते हैं और वो उसके अनुसार वो आपको कोई भी चिकित्सीय सेवा दे सकते हैं। ई हॉस्पिटल हो गया। अब ई कृषि में आपने बताया, मैंने आपको बताया था, ई कृषि के अंदर, ई एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स जैसे कि अपनी मिट्टी या अपने खेत के लिए जो है नमी, मॉइस्चर और पीएच वगैरह तो देख सकते हैं, साथ ही साथ वो ये भी देख सकते हैं कि उनका जो भी, अगर मान लिया उनको कोई बोवनी करनी है तो वर्षा के हिसाब से, तापमान के हिसाब से वो कौन से बीज को बोए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको एग्रीकल्चर के माध्यम से दी जाती है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हम ईमेल यूज करते हैं, तो ईमेल आपने देखा होगा, ईमेल जो अंग्रेजी में होती है, तो इससे आम नागरिक जो है वो उस ईमेल को यूज नहीं कर पाता है। मान लिया कि कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, वो हिंदी जानता है परंतु वो मेल करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता बिकॉज उसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो इस क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ने ई संपर्क नाम का एक
प्रोजेक्ट लॉन्च, या हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट या ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि वो अपनी स्थानीय भाषा के अंदर वो मैसेज लिख के या मेल कर सकता है जी। तो ये जो कुछ सुविधाएं हैं, ये तो मैं आपको बहुत कम सुविधाएं बताएंगे, यहाँ पर अनगिनत सुविधा है जिसके माध्यम से भारतीय नागरिक जो है वो डिजिटल इंडिया का यूज कर सकता है। जी, अगर हम बात करें जैसे आजकल हर चीज़ कैशलेस हो चुकी है, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन भारत की जनता के लिए कितना उपयोगी है? देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत उपयोगी है। कैशलेस ट्रांजैक्शन होने से एक तो आपको कैश कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे आपका जो भी कैश जो आप ले जाते हैं तो वो जो असुविधा होती है आपको या आपको जो डर रहता है वो नहीं रहेगा जी। दूसरा यह है कि कैशलेस के माध्यम से आप बैंक से अपना जो भी अपना कार्ड है या एटीएम कार्ड है या जो अपना वॉलेट है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप जितना भी पेमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं कि आप एक कुछ कैश ले गए और आपके पास कैश नहीं तो आप वो चीज वो खरीद नहीं सकते या उसका पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपके पास अब ये बाध्यता खत्म हो जाती है कि आप जो है वो कैश ले जाने की बाध्यता खत्म हो जाती है। दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सिंधल जी ने हमें दी है हमारे आज के बदलते भारत की। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी से आपको मदद मिलेगी। मैं दीक्षा शर्मा आपसे अब विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Dadu nagat, credit, dadu nagat,